आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारण, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जयपुर में मुस्लिम फ्रंट राजस्थान की जानिब से इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा और तालिबात को अवार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस तकसीम के लिए बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद, राजस्थान के कायदीन, माहिर आज़ाद और कई रियासती वज़रा और दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौके पर जगदीश चंद्र ने भी तलबा की हौसला अफजाई की। हजारों के तादाद में बच्चों को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं और जिन बच्चों को हम ये दे रहे हैं कल को वो भी बड़े अफसर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और वो बच्चे जो पीछे रह जाएंगे उनको ये बच्चे फिर इसी तरह हम अपनी कम्युनिटी को या उस तबके को जो पसमानदगी में है तालीम की वजह से वो लोग इस मिशन को चलाएं और उनकी एक एलुमनी बन जाएं। तो वाकई बहुत अच्छा काम है और मैं हर जगह उन लोगों को अप्रिशिएट करती थी कि जहाँ पे ज़िंदगी बहुत रफ्तार में चलती है उनको दुगना मेहनत करके काम करना पड़ता है और वह अपने पैसे बचा के यहाँ पे बच्चों को वजीफे देके तालीम के लिए उनको मोटिवेट। जम्मू कश्मीर में 2 दहाए कब्ल हुए इज्तिमाई आबरूरेज़ी के मामले में बहस फिर तेज हो गई है। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने कुपवाड़ा के कोनन पुष्पुरा में 23 और 24 फरवरी 1991 में हुए इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले में उनकी रिपोर्ट से अहम सिफारिशात को हटाए जाने का इंकशाफ किया है। 4 राज्य राइफल के दस्तों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कुनन पोशपुरा में मुबैना तौर पर गांव की 23 खवातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी। इस दौरान वजाहत हबीबुल्लाह कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। हबीबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मामले की गजेटेड पुलिस अफसर से मेयारी पुलिस तहकीक कराने की सिफारिश की थी। इसके अलावा उन्होंने 15 कोर के कमांडर से मामले की जांच में फौज से ताउन लेने की अपील भी की थी। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने दोहराया कि कुपवाड़ा वारदात पर उनकी रिपोर्ट के अहम निकात को हटा दिया गया था। जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया है कि काफ़ी कुछ जो उसके अहम सबूत थे या जो मेन फैक्ट्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। क्या ये सही है? नहीं, जो उस वक्त रिपोर्ट शाये हुआ था, डिलीट कर दिए गए हैं रिपोर्ट से या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था। लेकिन उस वक्त जो शाये हुआ था, पब्लिक के सामने जो लाया गया था, वो एक हिस्सा ही था मेरी रिपोर्ट का। वो पब्लिक नॉलेज है, कोई नई बात इसमें है नहीं।
इसकी तफसीलात मैंने अपने किताब में भी लिखी हैं। मेरी जो किताब है माय कश्मीर द डाइंग ऑफ द लाइट, जो पेंगुइन ने 2 साल पहले पब्लिश की है, इसमें काफ़ी तफसीलात मैंने लिखी हैं कि मेरे पास अभी तक वो रिपोर्ट है, और मेरे पास जो नोट्स थे उस वक्त जो मैंने लिए थे वहाँ मौके पे जब मैं गया था, मौका मुलाहजा के लिए गया था, वो एक जॉइंट टीम जैसे अखबार में भी लिखा है गया था, तो उसमें मैंने अपने नोट्स रखे हुए हैं। अब ये बात यह है कि अब वहाँ के जो सब जज हैं कुपवाड़ा के, उन्होंने चाहा है कि ये केस दोबारा इसमें तहकीकात, उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल की जाए, क्योंकि उस वक्त जो तहकीकात हुई थी जिसके नतीजे में वो केस बंद कर दिया गया था, तो वो मुकम्मल नहीं थी। मैंने भी अपनी ही रिपोर्ट में, और जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो बात मैंने कही थी जो शायद नहीं हुई थी उस वक्त, ये जो कट कर दिया, एडिट कर दिया, वो नहीं, उसमें मैंने ये सिफारिश ज़रूर की थी कि इसमें तहकीकात करनी लाजमी है, और न सिर्फ तहकीकात लेकिन जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको सीनियर करने की ज़रूरत है। क्या पॉलिटिकली इसको दबाया जा रहा है, बचाया जा रहा है आर्म फोर्सेस को? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस वक्त हालात, जो मौके पे हालात थे कश्मीर में, वो बहुत ही नाजुक हालत में थी रियासत। उस वक्त शायद सरकारी हुकूमत ने ये सोचा होगा, उस वक्त ये प्रेसिडेंट्स रूल था स्टेट में, उन्हें शायद सोचा होगा कि आगे इसमें तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए, जो भी बात है। मेरी तरफ से सिफारिश थी, और इस सिफारिश के बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें, और किताब में भी मैंने लिखा है कि इस किस्म के जो तशद्दुद अंगेज़ वाक़यात होते हैं कभी, तो बेहतर ये है कि इट इज़ ब्रॉट टू अ क्लोज़र, कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक लोगों में बहुत गलतफहमी कहिए या उन मायूसी कहिए कि इसमें तहकीकात क्यों नहीं पूरी हुई। और ये भी बात है कि वहाँ उस गाँव की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी शादी अक्सर नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को शक था कि शायद ये तो नहीं शिकार थे वहाँ इस बलात्कार के। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। तो अब जब ये हालत अब ठीक हो गई है, इसीलिए वहाँ की वज़ीर आला ने भी कहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है। हमने भी जब RTI वहाँ जारी किया, तो हमारा भी ये मकसद था कि इस किस्म के जिन सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं, इन सवालों के जवाब देने अब ज़रूरी हो गए। तो ये आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। बोधगया धमाकों को सरकार ने बताया दहशतगर्दाना कार्रवाई। वजीर आजम ने कहा मजहबी मकामात पर हमले नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। धमाकों पर सियासत भी हुई तेज। बीजेपी ने मरकज को तो आरजेडी ने रियासती हुकूमत को बनाया निशाना। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने किया बोधगया का दौरा, कहा धमाकों के तमाम पहलुओं का लिया जाएगा जायजा। लखनऊ में बीएसपी का ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन, मायावती ने अखिलेश सरकार को जमकर कोसा। और जम्मू कश्मीर के कनापुरा इस्माइल आबरूरेज़ी मामले में फिर आया उबाल। वजाहत हबीबुल्लाह ने वारदात पर अपनी रिपोर्ट से छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके के माशी हालात पर। माना जाता है कि अगर कोई तबका माशी तौर पर और तालीमी तौर पर आगे बढ़ रहा है तो वो तरक्की कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम तबका जो है वो माशी तौर पर इतना मजबूत है कि वो तरक्की की राह में आगे बढ़ पा रहा है, और अगर वो मजबूत नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जमील साहब, जाने माने समाज सेवी हैं और साथ ही मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है और मिली मसाइल पर हमेशा ही अपनी बात रखते रहते हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आपका ताल्लुक JNU से है और मिली मसाइल पर आप भी बात रखते रहते हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप मिली पॉलिटिकल फोरम के जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं और मिली मसाइल पर जो है अपनी बात भी रखते रहते हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी बैठी हुई है, ये भी अपने सवाल रखेगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। किसी भी तबके की तरक्की का जो एक सबूत अगर हम देखें होता है वो माशी हालात और तालीमी हालात होते हैं, और अगर कोई तबका इसी में पिछड़ा हुआ है तो उसकी ओवरऑल जो है जो तरक्की है कहा जाता है कि वो रुक जाती है और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आपको लगता है मुसलमानों के मौजूदा दौर में जो है माशी हालात जो है वो मुतमईन है आप उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल कतन मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि मुझको परेशानी ही सबसे ज़्यादा ये है कि पिछले तकरीबन 30-40 साल के अंदर एजुकेशनल लेवल के ऊपर, एजुकेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई मुसलमानों की तरफ से, उसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर जिस तरीके की कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हुई। और इकोनॉमी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बरह रास्त उनका ताल्लुक़ है। एजुकेशन के बगैर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती और इकोनॉमी के बगैर एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता। इकोनॉमी में मुसलमानों के हालात का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं, उसका नुकसान कितना हुआ है कि पूरा चूँकि ज़माना बदल गया है। आज से 25-30 साल पहले जो कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है। मुसलमान हमेशा से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा राग़िब रहा है, सब सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं। लेकिन चूंकि उसके बाद में इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हो गई, उसमें मुसलमान शामिल नहीं हो पाया किसी भी सतह के ऊपर, ना एम्प्लॉय की हैसियत से ना एम्प्लॉयर की हैसियत से, दोनों हैसियत से तो उसे चूंकि वो शामिल नहीं हो पाया, इसलिए उस इकोनॉमी में मुसलमान बहुत पीछे रह गया है। और अब हालात ये हैं कि हम जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट एजुकेशन और गवर्नेंस और मुख्तलिफ मैदानों में एम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन वेल्थ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। अगर हिंदुस्तान में वेल्थ का अंदाज़ा लगाया जाए, कोई फिगर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस तरह की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान में वेल्थ का पैमाना कोई मुकर्रर किया जाए और उस पर नापा जाए तो मुसलमानों के पास पूरे हिंदुस्तान की वेल्थ का 1% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होगा। तो हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, इसलिए इकोनॉमी को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने जो पूरा डॉक्यूमेंट अभी आप रिलीज़ हुआ है मुस्लिम विज़न ऑफ सेक्युलर इंडिया के नाम से, उसमें कोशिश इसीलिए इस पर ज़्यादा की है। टॉपिक सब बहुत सारे उसमें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो इसी को दिया गया है कि अब मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है और हिंदुस्तान में एक कोई मीनिंगफुल रोल अदा करना है हिंदुस्तान के मसाइल में, हिंदुस्तान के मामलात में, अगर हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर, तो उन्हें इकोनॉमिक सतह के ऊपर बहुत जंगी पैमाने पर इक़दाम करने होंगे। कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर नीचे ट्रेडिंग और अपने छोटे लेवल के बिजनेस हैं, हर मैदान में, हर उसकी जो जितने भी लेवल हैं बिजनेस के, उन सब मैदानों के ऊपर उनको तवज्जो देनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान की। बिल्कुल। आप क्या इनकी इस बात से सहमत हैं या फिर कहा जाए इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों के माशी हालात वाकई बेहतर नहीं है और जो है वो मायूसी होती है आपको भी? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ और बहरहाल इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मुसलमानों की जो मईशत है हिंदुस्तान में वो इंतहाई दिगरगू है। मुसलमान आम तौर पर जो काम कर रहे हैं, जो आपने बड़ी अहम बात जो कि वेल्थ की बात की है, आप अगर देखें तो पिछले 20 या 25 साल में मुसलमानों ने कमाना शुरू किया है, दौलत कमानी शुरू की है। भले ही हमारे लोग टायर पंचर लगाते हैं, सड़कों के किनारे बैठ के फल और सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, दस्तकारी के काम करते हैं, उनके ज़रिए उनकी आमदनी होती है। लेकिन अभी जो अपकमिंग कॉलोनीज़ हैं, पर्टिकुलरली सिटीज़ में, जो मेजर सिटीज़ हैं, उसमें जो कॉलोनाइजेशन का काम है उसमें मुसलमान इन्वॉल्व हुए हैं, वो चाहे दिल्ली हो या बम्बई हो या कलकत्ता, सब जगह। लेकिन ये जो दौलत वो कमा रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं, इसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है, तो वो वेल्थ के ज़ुमरे में आता नहीं है। हैंड टू माउथ किसी सूरत मुसलमान अब आके होना शुरू हुआ है अपनी कोशिशों से। सरकार की जानिब से वो जितनी अदम तवज्जोही है
उसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि जो माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस मनी के साथ, उसका डिसबर्समेंट भी प्रॉपरली हर स्टेट में हो नहीं रहा। और वो 50,000 रुपए दिया करते थे, अब शायद 50,000 टू 5 लाख हो गया। 5 लाख रुपए तक जो है वो लोन मिल सकता है। लेकिन वो शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसी चीजों के लिए वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसकी जो शर्तें हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि एक आम मुसलमान उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसने हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत डाउन कर दिया। और ये बात देखिए बहुत वाज़ेह है कि कुरान हकीम में भी ये बात दर्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, गुर्बत एक मुसीबत है और हम उस गुर्बत का शिकार हैं और इसीलिए हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं। आप बराह रास्त जैसे आपने फरमाया, एजुकेशन उसके साथ जुड़ी हुई है। तालीम, तंजीम और तिजारत, किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये 3 ते लाजमी है। और अगर तिजारत नहीं है तो तालीम नहीं होगी, और तालीम नहीं होगी तो तंजीम नहीं होगी, पूरी उम्मत का शिराजा बिखर जाएगा, जिसे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो 3 त इनमें जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका वाकई ही आज भी 21वीं सदी में भी वो पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, और उससे जो है वो वाकई कहीं ना कहीं कौम को डरने की ज़रूरत है, खौफजदा होने की ज़रूरत है और फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत है? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक ऐसी कौम जो तरक्की की एक ख़ास सतह पे थी, एक ख़ास मंजिल पे थी तकसीम से कबल, जब यहाँ अंग्रेज़ों का निज़ाम था इस मुल्क पे, तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में और माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी खुशहाली के एतबार से भी मुसलमानों की हैसियत बहुत ही बेहतर हुआ करती थी पार्टीशन से कबल। हम ये तसव्वुर करते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम अपने तमाम शहरियों को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी तफरीक़ के यकसा मौक़े खुशहाली और तरक्की की अता करेगा। हमने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया, एक जमहूरी आइन बनाया, और उस आइन के नफाज की सतह पे हमने शायद उन पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया जिन पहलुओं से इस मुल्क में एक सेकुलर निज़ाम के तहत हर तबके को यकसा तरक्की के मौक़े मैसर हो सकते थे। मुसलमान रफ्ता रफ्ता इस मुल्क में तकसीम के बाद माशी मैदान में, तालीम के मैदान में और तमाम दूसरे मैदान में वो पिछड़ता हुआ चला गया, पसमानदा होता हुआ चला गया। और आज सूरत हाल ये है कि हम सब वाकिफ़ हैं, दुनिया वाकिफ़ है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर जस्टिस सच्चर ने ये कहा है उस रिपोर्ट में कि मुसलमान इस मुल्क में इवन दलितों से भी ज़्यादा पसमानदा तबका बनकर रह गया है। ये बेहद अफसोसनाक सूरत हाल है। और जाहिर है, बिल्कुल बजा फरमाया कि तालीम अगर किसी कौम में नहीं होगी तो जाहिर है कि उसकी माशी हालत बेहतर नहीं होगी। लेकिन इस बात को भी आप जहन में रखें कि तिजारत एसेट से होती है, कैपिटल चाहिए तिजारत के लिए। एक कौम अगर माशी एतबार से पसमानदा है, आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो तिजारत के मैदान में बहुत कामयाब हो। तालीम मईशत के साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई तबका समाज का माशी एतबार से पसमानदा है तो तालीमी एतबार से दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई तबका माशी एतबार से तो पसमानदा हो लेकिन तालीमी एतबार से बिल्कुल उरूज पे पहुंचा हुआ हो। नामुमकिन है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसलिए ज़रूरत है कि इन तीनों पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात किए जाएं कि इस कौम को इस तनज़्ज़ुली और पसमानदगी के गार से निकाला जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक इशारा जो है आपने किया है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में, जमहूरी निज़ाम में बराबर के मौके सबको मिलने चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको लगता है क्या हम सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं? चूँकि कुछ भी काम होता है, कोई भी जो है फैक्ट्री लगती है, कुछ भी जो है तरक्की का काम होता है तो वो सबके लिए होता है, वो किसी एक कम्युनिटी को जो है वो दूर नहीं रखा जा सकता उससे। सरकारों को, हुकूमतों को, या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, हुकूमतों के ऊपर उनको कसूरवार ठहराना कितना जो है वो जिम्मेदारी का काम है? देखिए, हुकूमत कसूरवार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहरा कर कम्युनिटी लेवल पर अपनी कौम की सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई कोशिश ना हो तो वो भी एक मनफी तरीक़ा फ़िक्र है। हमें, अगर हम चाहते हैं, मेरा हमेशा मानना यह है कि हम किसी भी फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का जो फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। हुकूमत की जो कुल मिलाकर जो जनरल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वही पॉलिसी ऐसी है कि जिसके खिलाफ ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट होना चाहिए था, एक मास मूवमेंट होना चाहिए था, जो इमर्ज नहीं हुआ। चूंकि सारा जो मुल्क के अंदर जो निज़ाम सारा तरतीब दिया गया वो सिर्फ चंद फीसद कारपोरेट
लोगों को उनकी तरक्की के लिए उनको मौके फराहम करने के लिए दिया गया। जब हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है जब कॉरपोरेट इंटेंसिव हो गई और लेबर इंटेंसिव नहीं रही, एग्रीकल्चर इंटेंसिव नहीं रही, तो उसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि मुसलमान ज़्यादा वर्कर क्लास था, मुसलमान ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, जो वो सारी पॉलिसी की ही बदल दी गई, तो उसमें मुसलमान बहुत नुकसान उठाया, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने नुकसान उठाया। और मुसलमानों ने इसलिए नुकसान ज़्यादा उठाया कि मुसलमानों के अंदर और जो मामला थे, डिस्क्रिमिनेशन के मामला थे। दूसरा, मुसलमान एक और मसले का शिकार हुए, जैसे आपने कहा कि कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक मुसलमानों के साथ एक मसला ये पैदा हुआ कि हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप, मजहबी लीडरशिप और जो समाजी लीडरशिप थी, उन्होंने भी कुछ इसमें कुछ ज़्यादतियाँ की। दो मसले पैदा हुए कि एक तो हमारी रिलीजियस लीडरशिप ने वेल्थ को कुछ इस तरह पेश किया कि जैसे दौलत जो है कोई एक मनफी चीज़ है, दौलत हासिल करने की तरफ कोई जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि दौलत का हुसूल मजहबी एतबार से भी बेइंतहा ज़रूरी है। सिर्फ शर्त यह है कि इस्लामी दायरों के अंदर रहते हुए, मजहब के दायरों के अंदर रहते हुए दौलत का हुसूल हो। अगर वेल्थ जनरेशन ही नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता। जब कुरान पाक में बार बार ये कहा जाता है कि ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़कात देने के लायक बनिए। बिल्कुल। अगर ज़कात पैसा कमाइए तो सही। अगर वेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ के साथ में फिर वो जो वेलफेयर एक्टिविटीज, जो ज़कात और फितरा और कुर्बानी और खुम्स और उश्र, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात जो जोर दी गई कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जोर दी गई, तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि जिसमें मुसलमान बैंकिंग सेक्टर से जो मुसलमानों को फ़ायदा होना चाहिए था, वो फ़ायदा मुसलमानों को बिल्कुल कतन नहीं हुआ। एक मारवाड़ी अपना बिजनेस अगर करता है तो वो 10 करोड़ अपना लगाता है, 50 करोड़ वो बैंक से लेता है और 200 करोड़ शेयर मार्केट से खड़ा करता है। वो 10 करोड़ पर अपना 200 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर पैदा करता है। लेकिन एक मुसलमान बिजनेस करता है तो उस 10 करोड़ अगर वो खर्च करता है तो उसके ऊपर बमुश्किल तमाम वो 4 और 5 करोड़ का बिजनेस कर पाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो। थोड़ा सा इख्तलाफ डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ। शुरू में आपने अर्ज़ किया, फरमाया था कि हुकूमत जिम्मेदार है या नहीं। मैं ये मानता हूँ और मैं इसे साबित करूँगा यहाँ कि हुकूमत ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की तरफ से कोई काम ना किया गया हो। आज हम जितना खड़े हुए इकोनॉमिकली, जितना भी हम सेल्फ सस्टेनिंग हमारी है, उसके पीछे सिर्फ हमारी तनहा एफर्ट है, किसी भी हुकूमत की इमदाद के बगैर। अब आप गौर फरमाइए, गुजरात के कम्युनल राइट के दौरान 7,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज और बिजनेस को तबाह किया गया। ये 7,000 करोड़ रुपया किसका था? एक स्कूटर तक को जो है वो आइडेंटिफाई करके जलाया गया। दुकानों को 1200 तो जो रिजोर्ट थे, हाईवे रिजोर्ट, वो जलाए गए। मुरादाबाद में पीतल की सनत जो मुसलमानों के हाथ में थी पूरी की पूरी, आज उस सनत में मुसलमान 90% लेबरर रह गया है और उसको वो अब मालिक नहीं रहा। और मुरादाबाद के रॉयट्स आपके जहन में हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरठ में ताले की पूरी सनत कैंची की मुसलमान के हाथ से निकल चुकी है। अलीगढ़ के ताले की सनत मुसलमान के हाथ से निकल चुकी है। भदोही का कालीन की सनत सब मुसलमान के हाथ से निकल गई, मजदूर हो गया। बनारस की साड़ी की सनत मुसलमानों के हाथ से निकल गए और एनवायरनमेंट के नाम पे खुद सहारनपुर में लकड़ी की वुड कार्विंग की सनत को बंद कर दिया गया। ये सारे के सारे मुसलमानों के ट्रेड थे और मुसलमान उनके जरिए कामयाब हुआ था। और ये वो तमाम वो जगह हैं जहां पर फिरका वाराना फिसादात होते रहे। ये जितने स्टेट्स के और जितने सिटीज, यानी आप ये कह रहे हैं कि जहां भी मुस्लिम तबके को आगे बढ़ता हुआ देखा लोगों ने, कई बार हुकूमतों ने और कई बार दूसरे लोगों ने जो है इनके ऊपर अटैक किया है। कम्युनल राइट एक्चुअली इकोनॉमिक राइट है मुसलमानों की। और सवाल ये है कि क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर जो है वो पसमानदा है और क्या उसकी पसमानदगी से पूरे ही तबके को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है, तरक्की की राह में वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। इसी पर हम बात करें, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। बांगर सीमेंट,
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके के माशी हालात की। क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर पिछड़ गया है और उसके पिछड़ने की वजह से क्या मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत अहम बात आपने कही थी कि आपने साबित करके बताया था कि वाकई कहीं ना कहीं हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और शायद आपको लगेगा कि कई हुकूमतें जिम्मेदार नहीं होती। मुसलमानों की बात अगर हम करें तो वहाँ पर बोहरा कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, शिया हजरात हैं और पंजाबी जो शमशी हैं वो, उन्होंने किस तरीके से मुत्तहिद होकर, यकजा होकर के, सिस्टमेटिक तरीके से चल करके अपने आप को तरक्की की राह में काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। वो माशी तौर पर भी बहुत मजबूत हैं और वो तालीम के मैदान में भी बहुत आगे हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि हुकूमत ही जिम्मेदार है? नहीं, देखिए जी, मैंने ये अर्ज किया कि हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन कम्युनिटी का जो इनिशिएटिव है वो कमज़ोर नहीं है। और आप जिन कम्युनिटीज़ की आपने बात की है ये उनके अपने इनिशिएटिव हैं, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि कम्युनिटी अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको रोका नहीं किसी ने। ये सरकार नहीं रोकेगा नहीं, लेकिन आपसे मैं अर्ज करूं असम, वेस्ट बंगाल, बिहार,
ये 3 वो स्टेट है जहां हिंदुस्तानी मुसलमानों की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। 34% असम, 26% वेस्ट बंगाल एंड 24% करीब बिहार। और आप जाके यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस देख लीजिए इन तमाम लोगों का, मतलब पहनने को कपड़े नहीं है लोगों के पास। जहाँ 34% मुसलमान रहता है वहाँ उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, 2 मुट्ठी चावल नहीं है, वहाँ पर उसकी छोटी छोटी खेतियाँ हैं, उस खेती को सपोर्ट